आज का ये हमारा फरवरी माह का ये अंतर भारतीय लघु कथा कक्ष के हमारा लघु कथा गोष्ठी कम वर्कशॉप कार्यशाला होने जा रही है, जिसमें हमारे इस समूह के अध्यक्ष आचार्य ओम नीरव जी, जो सबके ही प्रिय दादा हैं, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। वो आज की गोष्ठी के भी हमारे अध्यक्ष हैं। अपने सब सहयोगियों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं सिद्धेश्वर जी, जो कि बिहार से हैं, और वो एक बहुत अच्छे लघु कथाकार, मंजे हुए लघु कथाकार तो है ही, क्योंकि बहुत वरिष्ठ लघु उम्र उनकी चाहे जितनी भी हो, लेकिन लघु कथा में लिखने में वो बहुत वरिष्ठ है। शायद आचार्य जी को छोड़ के हम सबसे वरिष्ठ हैं वो, क्योंकि उनकी 1985 में उनकी पहला लघु कथा संग्रह प्रकाशित हुआ था। तो मुझे लगता है शायद आचार्य जी को छोड़ के हमारा तो किसी का नहीं प्रकाशित हुआ होगा। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे बहुत पीछे समझिए। और सिद्धेश्वर जी, सिर्फ मैं उनका थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। वैसे तो उनका परिचय बड़ा विस्तृत है और वो इतने बहुआयामी हैं और इतने ज्यादा हुनर उनके अंदर है कि मैं शायद अपने शब्दों में उनका परिचय नहीं दे पाऊं। फिर भी मैं संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास करती हूँ कि वो पटना से संबंध रखते हैं और स्नातक कला में स्नातक हैं। रेलवे से वो अवकाश प्राप्त है, और हमारे डॉक्टर श्याम गुप्ता जी भी रेलवे से रिटायर्ड हैं, डॉक्टर। और सिद्धेश्वर जी अपना एक समूह चलाते हैं, साहित्य, इसका नाम क्या है, अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका। अवसर साहित्य धर्मी उनकी पत्रिका भी निकलती है, और वो एक समूह भी चलाते हैं। और उनके लघु कथा, गजल, कविताओं के साथ साथ वो सबसे बड़ी विशिष्टता है उनकी, एक तो वो सबको जोड़ के रखते हैं, नवांकुरों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं इस समय, उसके लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो। मैं देखती हूँ कि हर हफ्ते में 3-4 दिन शायद वो कुछ ना कुछ नवांकुरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कि कभी लघु कथा के लिए करेंगे, कभी गायन में भी सिद्धेश्वर जी प्रवीण है। और सबसे और भी एक उनकी विशिष्टता है कि वो रेखा चित्र बहुत अच्छे बनाते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं वो। और उनके रेखा चित्र लगभग सभी मैगजीन्स जो हमारी आती हैं उसमें किसी कविता के साथ या कवर पेज पर, जैसे हंस जैसी पत्रिका के कवर पेज पे छपना बहुत बड़ी बात है, और उसमें सब कहानियों के साथ उनके रेखा चित्र जब लगे रहते हैं। तो ऐसी हमारे शख्सियत आज हमारे साथ हैं। उनकी लेखन की विधाएं कविता, कहानी, लघु कथा, चिंतन, बाल कविताएं, लेख, डायरी नामा और बाल कहानी, भेंट वार्ताएं आदि आदि हैं। उन्होंने 4000 से भी अधिक रेखा चित्र बनाए हैं। मैंने रेखा चित्र की इनके प्रदर्शनी देखी, ऑनलाइन ही देखी, लेकिन वाकई में कमाल की प्रदर्शनी है। एक एक रेखा चित्र जैसे बोलता हुआ सा है। और उनकी प्रकाशित कृतियां हैं बूंद बूंद सागर लघु कथा संग्रह, जो कि पुरस्कृत है। इतिहास झूठ बोलता है कविता संग्रह, वो भी पुरस्कृत है। ढलता सूरज ढलती शाम कहानी संग्रह है, ये भी पुरस्कृत है। उपन्यास दहशत जदा, लघु कथा कलश काव्य पुस्तिका, भीतर का सच लघु कथा संग्रह। संपादन का काम भी आपने किया है। बिहार के लघु कथाकारों की पहली पुस्तक आपने ही प्रकाशित की है, उसका संपादन किया है।
उत्कर्ष लघु कथाएं हैं, ये भी पुरस्कृत है। शताब्दी की कविताएं काव्य संकलन है। टूटते जुड़ते संदर्भों के बीच कविता संग्रह है। और गजल यात्रा गजल संकलन है। बिहार की मासिक पत्रिका सोच विचार के ब्यूरो चीफ आप रहे हैं। और अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका के आप संपादक भी हैं, संस्थापक भी हैं, प्रकाशक भी हैं, जो त्रैमासिक निकलती है। भारतीय युवा साहित्यकार परिषद के संस्थापक अध्यक्ष हैं। अवसर प्रकाशन के प्रकाशक हैं और संस्थापक हैं। कोरोना काल में आपने 100 से अधिक ऑनलाइन गोष्ठियां की हैं। राष्ट्रीय स्तर पर रेल मंत्रालय द्वारा मैथिली शरण गुप्त सम्मान प्राप्त किया है। बिहार सरकार द्वारा रेणु पुरस्कार, साहित्यकार संसद द्वारा अज्ञेय शिखर सम्मान, वर्तमान साहित्य द्वारा श्री कृष्ण प्रताप स्मृति कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत, सारिका द्वारा सर्वभाषा कहानी एवं लघुकथा प्रतियोगिता में बोहनी पुरस्कृत, अखिल भारतीय लघुकथा मंच सम्मान प्राप्त। मीडिया में अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका ऑनलाइन है, उसमें उसके एडमिन है। राइजिंग बिहार हिंदी साप्ताहिक अखबार के साहित्य संपादक हैं। और आपके विषय में बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। एक मैं ये और सदेशा जी ने बहुत बड़े बड़े लघु कथाकारों को शायद। अरे मंजू जी अब छोटा कीजिए हमारे परिचय अरे को। मैं आपके बारे में तो कैरेक्टर बना ठीक है, लेकिन हम लोक कथाओं को सुनने के लिए व्यग्र है। लोक कथा गोष्ठी आरंभ कीजिए। वैसे तो ये आपका जैसा भी आपका प्यार है, आपका स्नेह है कि आप इतनी समझते। वैसे मैं आप ही लोग की तरह साहित्यकार एक राहगीर यात्री हूँ। यात्रियों से ही हम सह यात्री, कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। एक यात्रा पर तो सभी चलते हैं। तो मैंने इनकी विशिष्ट जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, मैंने इनका परिचय, संक्षिप्त परिचय दिया। परिचय तो और बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षिप्त ही इस समय चलता है। तो मैं अब अध्यक्ष जी से आदेश चाहूंगी कि लघु कथा गोष्ठी हमारी आरंभ करने की। आचार्य जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो मुझे आदेश दें, तो मैं लघु कथा गोष्ठी का आरंभ करूं। आज की गोष्ठी जिसके मुख्य आकर्षण, मुख्य अतिथि आदरणीय सिद्धेश्वर जी हैं और हम सभी परिवार के लोग तो उपस्थित ही हैं। तो ये गोष्ठी प्रारंभ से ही मुझे कुछ ऐसा भीतर से अनुभूति होने लगी है कि बहुत ही समृद्ध होगी, अपने में अद्वितीय होगी, एक पहचान बनेगी और रचनात्मकता की दृष्टि से ये विशिष्ट होगी। इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत प्रेरणा लेंगे, बहुत सा मार्गदर्शन मिलेगा। सिद्धेश्वर जी की समीक्षाओं से बहुत से लघु कथा के आयाम खुलेंगे जो कहीं न कहीं प्रकाश में ना आ पाए होंगे, और आए भी होंगे तो उनकी पुनरावृत्ति होगी। इस दृष्टि से मुझे विश्वास है कि ये आज की लघु कथा गोष्ठी या कार्यशाला बहुत ही समृद्ध होगी। अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं आदरणीय मंजू जी से अनुरोध करता हूं कि वे गोष्ठी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मैं माँ शारदा को नमन करते हुए अब इस गोष्ठी का शुभारंभ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इरा जौहरी जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। इरा जौहरी जी। अच्छा मंजू जी, एक चीज पूछना हम चाह रहे थे जी जी कि प्रत्येक लघु कथा के बाद हमको कुछ बोलना है, 2-4 टिप्पणी देनी है, अंत में एक बार
अंत में देंगे। 4 हो जाए तब बोल दीजिएगा, जैसा भी आपको सुविधा हो। 3-4 हो जाए तब बोलिए, तब मेरे ख्याल से ज्यादा हम चूंकि सब जो जितनी लोक कथाएं कल मिली थी जी उस सबको हमने पढ़ लिया है, एक हमने टिप्पणी जी जी तैयार कर लिया है। मेरा विचार है कि लोक कथाएं पढ़ लीजिए, अंत में ही मैं ठीक सभी लोक कथाओं पर बोल दूंगा। ठीक 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 ठीक। इरा जौहरी जी, आपका माइक म्यूट है। जी, हमारी लघु कथा है फर्क, उसका शीर्षक है फर्क। ले एक सुट्टा लगा ले, इस नर्क का सब दर्द पल में भूल जाएगा। रहने दे, इस नर्क से तो कभी न कभी निकलकर जीवन सुखमय बना लूंगा, पर जो नशा है पहले तो सुकून देता सा लगता है, पर बाद में अपना गुलाम बना सीधे मौत का रास्ता ही दिखाता है। कहते हुए उसने इनकार कर कदम अपने गंतव्य की ओर बढ़ा दिए। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर। और अब मैं नलिनी श्रीवास्तव जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। लघु कथा का शीर्षक क्या था? लघु कथा का शीर्षक क्या था? फर्क। 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 अच्छा अच्छा। नलिनी श्रीवास्तव जी। जी धन्यवाद जी। मेरी लघु कथा का शीर्षक है निर्जीव मोह। अरे क्या कह रही हो सभी, ये कब हुआ? मीता जी विकल हो पूछ रही थी। आंटी, भैया और पापा दोनों को कोरोना हो गया था। मैं और मेरे पति माँ के पास आए थे। उन दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। पहले भैया नहीं रहा, फिर पापा भी। पापा को तो बताया भी नहीं कि उनका इकलौता बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। बिलख कर रोते हुए सभी कह रही थी। मीता जी को तो जैसे काट मार गया हो। चंद दिन पूर्व ही उन्होंने अपना पति खोया था। सभी पुणे में उनके बेटे के घर के सामने के फ्लैट में रहती थी। बड़ा प्यार था उनके परिवार के साथ। जब भी बेटे के पास जाती तो सभी और उसके पति द्वारा अपने बड़े बेटे बहू जैसा सम्मान व प्यार पाती। मीता जी सभी के भाई भाभी के बीच के मतभेद को थोड़ा बहुत जानती थी। अतः संभलते हुए सभी से पूछा, तुम्हारी भाभी तो आई होंगी? सभी बोली, आंटी, उन्हें तो भैया की बीमारी की खबर दी थी, पर वो बोली अभी नहीं आ पाऊंगी, कुछ दिन रुक कर आऊंगी। फिर वो आई क्या? मीता जी बोली, जी आंटी, भैया और पापा के न रहने के बाद आई। ऊपर वाले भैया के कमरे में रुकी थी। हम सभी कर्मकांडों में व्यस्त थे और वो भैया के जरूरी कागजात, उनके फ्लैट की चाबी और एटीएम कार्ड्स वगैरह समेटने में। सभी सिसकते हुए कह रही थी। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर। और अब मैं विजय कुमारी मौर्य जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी कथा का वाचन करें। धन्यवाद मंजू जी। सभी को नमन करते हुए मैं अपनी लघु कथा पढ़ती हूँ, जिसका शीर्षक है बड़ों की सूझबूझ। अरे चाचा, कहाँ दौड़े चले जा रहे हैं? स्नेही ने आश्चर्यचकित हो बाल कृष्ण से पूछा। स्नेही, वो भीड़ देख रहे हो? किसी ने हमें बताया कि 2 समुदाय आपस में खून के प्यासे हैं। अब क्या बताएं, जितना लोग शिक्षित हो रहे हैं उतना ही कटुवाणी बोलना सीख गए हैं और इंसानियत भी बेच खाए हैं। पोथी पढ़कर जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। बिना सोचे समझे एक दूसरे से मारपीट करना, गाली गलौज करना, आखिर कैसी शिक्षा है? दोनों ने वहां पहुंचकर देखा कि कुछ लोग एक बकरी चराने वाले को पीट रहे और कह रहे हैं कि इसने डंडे से गाय को मार डाला, जबकि
अमुक का कहना है कि मैं यह डंडा अपनी बकरी हाँकने के लिए लाया हूँ। मैंने जब दूर से देखा गाय गिरकर तड़पने लगी तो मैं आ गया और उसे सहलाने लगा। भोलू अपनी गाय ढूंढता जब वहां पहुंचा तब उसने बताया, मेरी गाय कई दिनों से बीमार थी, इसीलिए मर गई। इसमें इनका कोई दोष नहीं, हम सब एक ही गांव के रहने वाले हैं। अच्छा हुआ बड़ों की सूझबूझ से गांव आग की लपटों में झुलसने से बच गए। बाल कृष्ण चाचा ने अपनी धोती का टुकड़ा फाड़कर उस लड़के के सिर पर बांधा और चारपाई पर लिटाकर उसे घर ले गए। धन्यवाद। और अब मैं डॉक्टर प्रखर दीक्षित जी को आमंत्रित करती हूँ। उनका नेट बार बार गड़बड़ कर रहा है, ताकि वो पहले सलाह दें अपनी। आपका माइक म्यूट है प्रखर जी। जी अभी अभी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ अभी फोन बदली किया तब ये हुआ है जी। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही है। हेलो नीता जी, आप माइक बंद कर लीजिए अपना। मेरी कथा का शीर्षक है जन जन के राम। अरी चलना शीला के माई मुखियाइन भौजी खींची, हाथ में भरे लोटा गंगा जल, साधे दूसरे हाथ में अक्षत रोली माला फूल दबाए, शीला की माई सुशीला झिकियानी। दिदिया हमरे राम, भगवान राम यह रास्ता आइले वानी, तू तो मुखियाइन हौ बाटे, तोहरा संगे बदरुआ बा। अब जल्दी चला जाए मुखियाइन जी, आज काली या यूं कहें गंडक नदी में से वाहन द्वारा 2 शिला उसी रात से वाहन से जाएंगी जहां से त्रेता युग में कभी राम जी जानकी मैया को मिथिला से ब्याह के अयोध्या ले गए थे। आज बरसों बरस बाद उसी रास्ते से यह शिलाएं राम जी लक्ष्मण और जानकी बनने अयोध्या जी जा रहे हैं। सुशीला चहकी, दिदिया वो देखा था राम जी आवत हो, दर्शन कर ले, हम सबका सौभाग्य बा। ठीक हो शीला के माई, का मालूम दूसर का बेर दर्शन होई कि ना। शिला वाहन रुका, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से वंदन किया और सुख शांति का मनोरथ माना। तभी विशेषर जी जन सैलाब देखकर चौंके। तनी देखा मुखिया जी राम जी के चमत्कार, न ऊंच नीच, न गरीब अमीर, न छोट न बड़, न जात न धर्म, कहवा गईल तोहरा तुलसी बाबा के निकिश कहे वाला बानी। और वह मानस को जलाने वाले लोग मास्टर सिंह जी ने अपनी बात जोड़ी। नीचे सिर किए मुखिया के मुख से इतना ही निकल सका, सियासत पर आस्था भारी पड़ गया, जन जन के राम किसी प्रमाण से परे हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और सरोज बाला सोनी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो अपनी रचना का वाचन करें। जी धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मेरी लघुकथा का शीर्षक है जीत जाएंगे हम। रीता बहुत उदास थी। कोरोना का ये समय अच्छी खासी चलती ड्रेस मटेरियल की दुकान बंद करने का कारण बन गया था। 2 वर्ष हो रहे हैं। दुकान का किराया कहाँ से देती, सो दुकान बंद करनी पड़ी थी। सहयोगी स्टाफ को भी हटाना पड़ा था। पर अब जब परिस्थितियां थोड़ा नॉर्मल हुई हैं
फिर से बाजार खुल गए हैं, पर इतनी जमा पूंजी नहीं है कि फिर से इतना इन्वेस्टमेंट कर सके। स्कूल से आई प्रिया ने कहा, मम्मा आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करिए और अपनी फेसबुक और व्हाट्सएप की प्रोफाइल के साथ जुड़िए। मैं भी आपको अपने फ्रेंड सर्कल से जोड़ दूंगी और आप इस तरह से घर से ही बिजनेस कर पाएंगी। दुकान और हेल्पर्स का खर्चा भी बचेगा। अरे वाह मेरी प्यारी बिटिया, तुमने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया। मैं अब ऐसे ही अपना काम करूंगी, पर जरा शुरू में मेरी हेल्प कर देना प्लीज। धन्यवाद। निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी से आग्रह करती हूँ कि वो अपनी रचना का वाचन करें। जय मां शारदे। मेरी लघु कथा का शीर्षक है निशान। ये मैंने संवाद शैली में लिखी है, माँ बेटी का संवाद है। क्यों उदास बैठी हो? कुछ नहीं माँ, अब तो वह रिश्ता टूट गया जिसने तुमको तोड़ दिया था, फिर क्यों परेशान हो? माँ अंगूठी तो उतार दी है, परंतु अंगूठी के इस निशान का क्या? शुक्रिया। छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी लघु कथा है। और हमारे बीच में डॉक्टर श्याम गुप्ता जी उपस्थित हैं। डॉक्टर श्याम गुप्ता जी से मैं अब आग्रह करती हूँ कि वो अपनी रचना का वाचन करें। सुषमा जी नहीं आई डॉक्टर साहब? धन्यवाद। सुषमा जी नहीं है, उन्होंने भेजी ही नहीं थी। अच्छा अच्छा, धन्यवाद मंजू जी। मेरी लघु कथा का शीर्षक है मी टू प्लस। मी टू प्लस। बड़े गहरे सोच में हूं यार। मी टू पर तो विमर्श नहीं चल रहा। हाँ यार, श्री सही कह रहे हो। मैं सोचता हूं मैं भी एक प्रेस वक्तव्य दे ही दूं। क्या मतलब? तुम्हें याद है 5 साल पहले तुमने पूछा था कि तुमने तो कंपनी हाल में ही ज्वाइन की है, बड़ी जल्दी प्रमोशन मिल गया। हाँ, तो मैंने बताया था कि मालकिन मुझसे खुश हैं और मुझे अपने घर बुलाकर प्रमोशन पत्र दिया था। ओह, श्रीकांत के मुख से अचानक निकला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया कहानी। और अब अपर्णा हमारे बीच में उपस्थित थी, जुड़ नहीं पाई है। मैं नीता शर्मा जी से आग्रह करती हूँ कि नीता शर्मा जी अपनी कथा का वाचन करें। सभी को नमस्कार। मेरी लघु कथा का शीर्षक है अखबार। अरे अखबार कहाँ रखी है, मिल नहीं रही। सामान इधर उधर करते हुए शेखर हल्ला किए जा रहा था। तुम और तुम्हारी अखबार, रोज की सरदर्दी है ये लो बाथरूम में रख आए थे और हल्ला यहाँ कर रहे हो। ऐसा होता क्या है इस निकोड़ी अखबार में जो रोज सुबह पगला जाते हो इसके बिना? अखबार पकड़ाते हुए गीता बोली। देश दुनिया की खबरें विस्तार से पढ़ने को मिलती है, कहाँ क्या हो रहा है सब पता चलता है इससे। तुम भी पढ़ा करो, सब खबर मिल जाएगी तुम्हें भी। टन टन डोरबेल बजी। लो आ गई माँ की अखबार भी पापा, दरवाजा खोलते हुए बेटा बोला और शीलाबाई को देखकर शेखर ने जोर का ठहाका लगा दिया। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब मैं दीप्ति जी से निवेदन करूंगी कि वो अपना लघु कथा पाठ करें। धन्यवाद मंजू दी। मंच पे आसीन सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरी लघु कथा का शीर्षक है कराह। अरे शिक्षा, तुम वरुण को कुछ बोलती क्यों नहीं? क्यों हर बार कुंठा तो कभी उससे मिले तिरस्कार को मन में भरती जाती है, और फिर जब मन का कोना कोना भर जाता है तो बीमार होकर मुझे घर बुला लेती। तुम ऐसी तो न थी। प्रश्न सूचक दृष्टि से शिक्षा को निहारती हुई वर्तमान की मनुष्यता और बचपन की शक्तिता एक सांस में बोल गई। शिखा चुपचाप किसी के कामों में
शिक्षा चुपचाप किचन के कामों में लगी रही। हाँ, नीति की बातों पर मुस्कान जरूर दिखेगी, पर खाली होठों वाली, आंखें अब भी उदास। अरे अरे, ये क्या? गर्म पतीले को हाथ से उठा लिया, जल गई ना उंगलियां। ग्लास भर ठंडा पानी पास में रखा हुआ था, डाल देती दूध का उबाल। कहती हुई नीति शिक्षा की जली उंगलियों को सहलाने लगी। पानी पड़ जाने से मेरे कॉफी का स्वाद बिगड़ जाता है, और तुम्हें पता है ना कॉफी की मेरी लत, अब तो मैं उसकी आदी बन चुकी हूँ। कहती हुई शिक्षा की जोरदार हंसी जैसे कराह, कहती हुई शिक्षा की जोरदार हंसी जैसे कराह। धन्यवाद। बहुत सुंदर कहानी। और रश्मि लहर भी हमारे बीच में है। रश्मि लहर जी से मैं आग्रह करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद दीदी। मेरी लघु कथा का शीर्षक है गंदगी। दैनिक मुहूर्त के लखनऊ कार्यालय के बड़े से कार्यालय में पहुंचते ही नीरजा ने सामने बैठे व्यक्ति से पूछा, संपादक जी? जी कहिए, उसने चश्मे के भीतर से टटोलती निगाहों से देखते हुए कहा। सर, मुझे अपनी कहानी छपवानी है आपके प्रतिष्ठित अखबार में, नीरजा ने आत्मविश्वास से संपादक से कहा। संपादक थोड़ा सीधा हुआ। क्या पृष्ठभूमि है? जी मैं महोना गांव की हूँ, किसान परिवार की ग्रेजुएट। मेरी कहानी कहते हुए नीरजा ने कुछ पेपर आगे बढ़ाने की कोशिश की। आप यहाँ लखनऊ में किसी प्रतिष्ठित साहित्यकार को जानती हैं? संपादक ने पेपर लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जी नहीं, आपके अखबार का साप्ताहिक परिशिष्ट बहुत अच्छा लगता है, उसी में अपनी कहानी छपवाना चाहती हूँ। कहानी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में है सर, कहते हुए उसने कागज फिर आगे बढ़ाया। क्या मैडम, ऐसे थोड़े ही छपता है? ना ना, बिल्कुल नहीं। अरे किसी ने संस्तुति दी है आपकी? अरे सर, मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती, पर आप मेरी कहानी पढ़ तो लीजिए सर, कहते हुए नीरजा लगभग रोने सी लगी। सहसा संपादक ने घंटी बजाई। इनको बाहर भेजो, चपरासी से कहते हुए उसने नीरजा की तरफ इशारा किया। और हाँ, यूं हर किसी को मेरे कमरे में न भेजा करो। कहते कहते संपादक ने अपनी कुर्सी दूसरी तरफ घुमा ली। थके थके कदमों से घर के लिए लौटते समय नीरजा के मुंह से परबस निकला, काश साहित्य में तो यह गंदगी ना होती। धन्यवाद। बहुत अच्छा। अब हमारी संयोजक रह गई हैं अपर्णा गुप्ता। मेरे ख्याल से और तो बाकी सभी का हो गया। तो मैं वैसे तो मैं अध्यक्ष जी से भी बाद में जरूर सुनूंगी उनकी, और मुख्य अतिथि तो सुनाएंगे ही अपनी। मैं अपर्णा गुप्ता को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का पाठ करें। नमस्कार, मेरी कथा का शीर्षक है दोस्ती और दुश्मनी। अनिल का व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। जिस तत्परता से उसने मेहनत करके खुद को एक से अच्छा बेटा, अच्छा पति और एक प्यारा सा पिता बना लिया था, उसी तत्परता से उसने जीवन जीने की सारी सुविधाएं भी जल्दी ही जुटा ली थी। मुश्किल वक्त में अपने एक पुराने दोस्त की मदद करने के लिहाज से उसे अपने साथ काम में लगा लिया था। उसकी गाड़ी भी चल निकली थी। खूब मजे से जिंदगी कट रही थी। घूमना फिरना, बाहर खाना पीना, बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाना, किसका सपना नहीं होता, सब कुछ मन मुताबिक चल रहा था। खैर वक्त आगे बढ़ ही रहा था कि एक दिन आयकर का विभाग का छापा पड़ा और बस अनिल ने सारे कागजात सही करके रखे ही थे। हिसाब किताब सब सही निकला। आयकर वाले भी संतुष्ट होकर चले गए थे। अगली सुबह जब विनय घर आया तो अनिल ने उससे कहा कि सबने मुझे कहा है कि तुम मेरे काम में से चलते हो, मगर मैं नहीं माना। मेरे गोदाम में चोरी हुई तब भी मुझे नहीं लगा कि उसमें तुम्हारा हाथ है, पर कल जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शिकायत पर आयकर वाले आए थे तो मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी सहायता करते हुए मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, एक बात गांठ बांध लो, दोस्ती तो खत्म हो चुकी है। भगवान यदि किसी को कुछ देता है
तो उससे ईर्ष्या न करें, क्योंकि अपने खजाने से वह किसी को कुछ देता है और किसी का हक छीन कर नहीं देता। धन्यवाद। हमारे साथ गार्गी राय भी उपस्थित हैं। गार्गी, आप पढ़ेंगी अपनी, वैसे आपने भेजी तो नहीं है, फिर भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिए। जी, आपका माइक म्यूट है। दीदी रचना अपनी भेज चुके हैं। भेज चुकी हैं? सभी। ठीक है, पढ़िए फिर। जी, फिर वाचन करिए। जी सभी। जी जी हाँ, गार्गी की रचनाएं तो आई है, पढ़े। जी जी। नहीं, वो आज जी, कह रही जी। थी मैं अस्वस्थ हूँ, तो मैंने सोचा शायद ना भेजी हूँ। हाँ, नहीं, हम पहले ही भेज चुके हैं दीदी। बहुत बहुत स्वागत है सभी आपका। जी, सभी श्रद्धेय लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय मंजू दी को मेरा प्रणाम। मेरी लघु कथा है बिरादरी, जिसका शीर्षक है बिरादरी। दिखने में कैसी है, कहाँ की है, खाना बनाना आता है या बस कलम ही घिसती है। जैसे अनगिनत सवालों का जवाब विजय बड़ी सहजता से दे रहा था और भूमिका सभी प्रश्नों में उत्तीर्ण हो रही थी। अंतिम प्रश्न हृदय भेदी बाण से कम न था। विजय बुत बना माँ की चीखने की आवाजें सुन रहा था। क्या गरज थी एक नीची जाति की लड़की से दिल लगाने की। अरे इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था। बिरादरी में नाक कट जाएगी हम लोग की। मेरा मरा मुंह देखोगे अगर। बिरादरी ने भूमिका के गुणों को दरकिनार कर दिया था। धन्यवाद। सुधा आदेश जी भी हमारे बीच में आ रही हैं। सुधा आदेश जी, आप आ गई हैं क्या? सुधा आदेश जी, आप हैं? शायद आ नहीं पाई हैं क्या? मैं ही कहानी के लिए बची हूँ। आचार्य जी, आपका आदेश हो तो मैं भी अपनी कहानी पढ़ दूं। स्वागत है, स्वागत है। हार्दिक स्वागत है। जी जी जी, धन्यवाद। प्रतीक्षित है आपकी कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मैं एक कहानी और पढ़ने वाली थी, लेकिन सिद्धेश्वर जी का आग्रह था कि मैं ये वाली पढ़ूं, तो मैं वही पुनरावृत्ति कर रही हूँ, क्योंकि पिछली बार भी मैंने पढ़ी थी। आदतन। ऐशी, तुम अचानक, सब ठीक तो है? बेटी को दरवाजे पर भारी सूटकेस के साथ देख विनीता घबरा सी गई। मम्मी, कुछ ठीक नहीं है। अभिजीत बात बेबात सबके सामने मेरा अपमान करते हैं, अपनी माँ के कहने पर हर काम करते हैं। मैं उनके साथ अब और नहीं रह सकती। कहते कहते अंशी भीतर घुसते ही माँ से चिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। कोई बात नहीं, तुम जब तक चाहो यहाँ रहो, ये तुम्हारा घर है बेटी, उन लोगों से मैं निपट लूंगा, अंशी के पापा ने उसका सूटकेस उठाते हुए कहा। दूसरी तरफ विनीता के मस्तिष्क में बिजली सा कौंध रहा था। एक प्रश्न, कि वो अपनी महिला मंडली में इस बात का क्या औचित्य रखेगी। कल ही तो कॉलोनी में किसी की लड़की के इस तरह मायके आने की खबर सुनते ही आदतन बिना कारण जाने उसी ने तो कहा था, ये आजकल की लड़कियां भी ना किसी से निभा ही नहीं सकती। जरा सा सास से आदमी ने कुछ क्या कह दिया कि बस तुरंत सूटकेस उठाकर मायके आ गई। भगवान ही बचाए इनसे। धन्यवाद। सुधा आदेश जी आने के प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो आ नहीं पा रही हैं। तो मैं आपसे उनकी लघु कथा आपके पास है, आपके पास है तो उनकी लघु कथा पढ़ दीजिए आप ही। अच्छा,
इसका शीर्षक है छुट्टी। बूढ़ी माँ जर्जर हाथों से बेटे का चेहरा सहलाते हुए कातर भाव में बोली, बेटा तुम लोग एक दिन और नहीं रुक सकते क्या? असंभव है माँ, मेरी जरूरी मीटिंग है, छुट्टी नहीं ले सकता, बेटे का जवाब था। कितने दिन बाद आया है, अभी तो तेरी सूरत भी ठीक से नहीं देखी। फिर कभी आऊंगा माँ, आज तो हर हाल में जाना ही है। पापा देखो दादी को क्या हो गया। सामान बाहर निकालते ही बेटे की चीख सुनाई दी और अब वो अपने ऑफिस में फोन कर रहा था, जब तक माँ की 13वीं नहीं हो जाती मैं छुट्टी पर हूं। धन्यवाद। तो हम सबकी लघु कथाएं संपन्न हो चुकी हैं, पूरी हो गई, और अब मैं हमारे मुख्य अतिथि और समीक्षक आज के सिद्धेश्वर जी से आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि वो हम सबकी लघु कथाओं पर अपनी टिप्पणी दें, अपनी समीक्षा पूरे खुले मन से रखें